नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। 11वें नंबर से करना था। कहानी का जो ये था, कहानी हर रूप में उपन्यास से पुरानी विधा है। गीत और कहानी मानव सभ्यता से साक्षरता काल के पहले से जुड़े हुए हैं, यद्यपि दोनों के लक्ष्य कुछ भिन्न रहे हैं। गीत में मनुष्य ने अपने को व्यक्त किया और कहानी से दूसरों का मनोरंजन। गीत में क्या हुआ? मनुष्य ने अपने को व्यक्त किया है और कहानी से दूसरों का मनोरंजन किया है। आदिम काल से चली आती ये वृत्तियाँ इन दोनों काव्य रूपों से आज भी जुड़ी दिखती है। कहानी में कहने की विशेषता बराबर महत्वपूर्ण रही है। लोक और शिष्ट दोनों रूपों में उसका संबंध वाचिक परंपरा से अधिक रहा है। यह रोचक बात है कि हमारी भाषा के मुहावरे में कविता लिखी जाती है और कहानी कही जाती है। फिर से ध्यान से सुनिए। हमारी भाषा के मुहावरे में कविता लिखी जाती है और कहानी कही जाती है। तब यह स्वाभाविक है कि अपने नए मुद्रित रूप में कहानी का हिंदी साहित्य में आविर्भाव 20वीं सदी के आरंभ में होता है। साहित्यिक पत्रकारिता के उदय के साथ मनोरंजन से हटकर एक अनुभूति का सीधा साक्षात्कार अब उसका विधागत लक्ष्य हो जाता है। 20वीं सदी के पहले दशक में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। ये सभी सरस्वती में प्रकाशित हुई। इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, जो 1900 की है। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की है, जो 1902 की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल है, जो 1903 का है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला, जो 1907 की रचना है। यहाँ देखिए कि किशोरी इंदु, ऐसे दो लोगों के ऐसे कह सकते हैं कि इंदु और किशोरी मिलकर के गोस्वामी जी के पास गए थे। प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल जो है वो भगवान जी के आने से ये हो जाती है, भाग जाती है। रामचंद्र शुक्ल, ऐसे कर सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष तक इतिहास लिखे। दुलाई वाली रामचंद्र बाला घोष, ये सभी को पता ही है। आरंभ के कुछ एक वर्षों में ही हिंदी कहानी पूरी तरह परिपक्व दिखने लगती है। इसका पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, जो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। केवल एक कहानी के आधार पर संपूर्ण साहित्यिक ख्याति इस प्रसंग में ही देखी जा सकती है, जिसका समानांतर उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। गुलेरी संस्कृत और अपभ्रंशों के पंडित थे। हिंदी के आरंभिक रूप के संबंध में उनकी गवेषणा असाधारण महत्व की है। रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उनके कुछ निबंध हैं और कुल 3 कहानियाँ, जिनमें से उसने कहा था कि अतिरिक्त 2 नाम यत्न करने पर स्मरण आते हैं: सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। बुद्ध का कांटा यहाँ लिखा हुआ, बुद्धू का कांटा ऐसे प्रचलित है। कहानियाँ ये दोनों भी युगीन विकास क्रम की दृष्टि से पीछे नहीं हैं, पर उसने कहा था कि श्रेणी ही अलग है। अंग्रेजी लेखिका एमिली बांटे यानी इमली बांट रहा है, ऐसे याद रखने के लिए आप लोग ऐसा सोच सकते हैं। अपने एक उपन्यास वर्दिंग हाइट्स के लिए अमर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी एक कहानी के लिए। ये देख ले, इमली जो बांट रहा है वो वदरिंग हाइट्स, मतलब हाइट वाले के लिए याद रखिएगा कि इमली बांट रहा है हाइट पे जाके। वो जैसे अमर है वैसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी एक कहानी के लिए प्रसिद्ध है। अन्य 2 कहानियाँ बड़े उल्लसित भाव से सुखांत है, जबकि उसने कहा था उतने ही भारी वातावरण में दुखांत है। सिखों के जीवन की शौर्य भरी कहानी में आरंभ से अंत तक करुणा की धारा अंतर्व्याप्त है और करुणा तथा दुखांत के साथ है। उदात्तता का भाव जो लहना सिंह के आत्मत्याग में से बड़े कोमल रूप में प्रस्फुटित होता है। यहाँ स्मरणीय है कि उदात्तता की परिकल्पना व्यवहार में अनिवार्य रूप से ट्रेजेडी और महाकाव्य के साथ जुड़ी रही है। एक छोटी कहानी में वह उदात्तता जन्म ले, यह कुछ असाधारण है। यद्यपि उदात्त के सिद्धांत निर्माता लॉन्जाइनस ने उसका संबंध छोटे बड़े विविध काव्य रूपों से माना है। उसने कहा था कि प्रकाशन के आसपास ही प्रेमचंद की आरंभिक कहानियाँ छपने लगती हैं। उपन्यास की तरह कहानी भी प्रेमचंद के हाथों की एक समर्थ कला रूप के तौर पर प्रतिष्ठित होती है। प्रेमचंद उन लेखकों में है जिन्होंने अपने रचनाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। किसी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दबाव को उन्होंने कभी नहीं माना। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष पद से बोलते हुए 1936 उन्होंने अपनी 2 टूक शैली में कहा है:
वह साहित्यकार यानी देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले यहाँ उन्होंने अपनी कला रचना का निर्देशक सूत्र और अगली पीढ़ी के लिए अपना संदेश जैसे एक साथ दे दिया हो। प्रेमचंद की कहानियाँ अपने विधान में उनके उपन्यासों से अधिक निर्दोष हैं। जीवन के हर पक्ष के चित्र उनमें अंकित हुए हैं। कुल मिलाकर समकालीन जीवन की वे प्रति सृष्टि कही जा सकती है और पारिवारिक जीवन के आदर्श यहाँ भी केंद्र में हैं। यहाँ देखिए क्या है कि पारिवारिक जीवन के आदर्श भी केंद्र में रखे हुए हैं, पर कहानी माध्यम की अपनी सीमा है कि सीमित आकार के कारण उतना नहीं जितना कि एक कोशीय विधान के कारण वह किसी केंद्रीय रचना दृष्टि को विकीर्ण नहीं कर पाती। जीवन के विविध पक्षों की टकराहट में से जो समग्रता का भाव उपजता है वह यहाँ संभव नहीं होता। यह निरा संयोग नहीं कि सिर्फ कहानी लेखन के लिए आज का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। देख लीजिए, सिर्फ कहानी लेखन के लिए आज तक साहित्य नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। प्रेमचंद ने घटना, कथानक, चरित्र और संवेदन सभी को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद ने क्या किया है? घटना, कथानक, चरित्र और संवेदना सभी को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी हैं। स्पष्ट है कि कहानी रचना के ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते स्तर हैं। पंच परमेश्वर से कफन तक की यात्रा में ये सभी स्तर कभी अलग अलग और कभी एक दूसरे से लगे लिपटे मिलेंगे। उनकी ईदगाह, मंत्र, पूस की रात और कफन जैसी अनेक कहानियां हैं जो किसी भी साहित्य को श्रेष्ठतम इकाइयों से सहज तुलनीय हैं। मानव चरित्र के ऐसे आत्मीय अंकन विरल है जहां की रचना संसार में हर पात्र यह अनुभव करे कि लेखक की सहानुभूति उसी के साथ है। वह चाहे मंत्र का आदर्श प्रिय बूढ़ा भगत हो, चाहे कफन का, देखिए मंत्र के पात्र का नाम है बूढ़ा भगत, चाहे कफन के तीखे यथार्थ में सने विद्रूप, घीसू और माधव हो। कथाकार की इस गहरी सहानुभूति के कारण ही ये चरित्र अपने अपने संदर्भ में पूरे विश्वसनीय बन जाते हैं और एक गहरे मूल्यबोध की सृष्टि करते हैं। रचना के स्तर पर कला और समाज चेतना के कृत्रिम विभाजन आप से आप विलीन हो जाते हैं। प्रेमचंद के सहयोगी कहानीकारों में सुदर्शन और विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक और जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। 3 लोगों का नाम है सहयोगी कहानीकारों में सुदर्शन, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक और जयशंकर प्रसाद। इनकी कहानियों में अपने विधान में फर्क हो जाती है। अपनी सामान्य कहानियों में प्रेमचंद को सुदर्शन और कौशिक से अलग बताना कठिन है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद, ताई कौशिक और हार की जीत सुदर्शन। याद रखिएगा, ताई किसकी है? महत्वपूर्ण रचना है कौशिक की, और हार की जीत सुदर्शन की। के लेखकों की पहचान आपस में गड्ढमड्ढ हो सकती है। यद्यपि अपनी श्रेष्ठ कहानियों में प्रेमचंद एकदम अलग दिखाई देते हैं। इन कहानीकारों की पारस्परिक तुलना में एक रोचक बात यह दिखेगी कि साधारण बोलचाल की भाषा में लिखने वाले प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक किसी न किसी पारिवारिक यानी बूढ़ी काकी, ताई और सामाजिक आदर्श पंच परमेश्वर को लेकर चलते हैं, जबकि अपेक्षाकृत तत्सम पदावली प्रधान भाषा का प्रयोग करने वाले प्रसाद जीवन के यथार्थ पक्ष के चित्रण में अधिक रुचि लेते हैं। प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक की दुनिया जीवन के सीधे सरल आदर्शों पर खड़ी हुई है। सभ्यता का ढांचा अभी खेती की बुनियाद पर है। जरूरतें कम है और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष भी तीव्र नहीं है। संयुक्त परिवार समाज की मूल इकाई है जो अपने में समाज की ही तरह वैविध्यपूर्ण है। मुख्य बात यह है कि चीज़ों ने अभी मनुष्य के जीवन को घेर नहीं रखा है। ऐसे समाज और परिवार में जब कोई तनाव उठ खड़े होते हैं तो मनुष्य की उच्चतर वृत्तियाँ जागकर उनका समन कर लेती है। पंच परमेश्वर हो, चाहे बूढ़ी काकी, ताई हो या हार की जीत या मंत्र, उनकी वस्तु जीवन के ऐसे ही प्रसंगों से जुड़ी हुई है। बाद में प्रेमचंद में यह दुनिया करवट लेती है। कफन जिसका बड़ा सशक्त दस्तावेज है, जहां गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई है। गोदान और कफन प्रायः एक ही अवधि में लिखी गई समानांतर रचनाएं हैं। प्रसाद की प्रायः 70 कहानियाँ बहुत कुछ उनके काव्य रूपों की तरह असमान स्तर की है। इतिहास के संवेदनशील अध्येता होने के कारण इसी पृष्ठभूमि पर उनकी अधिकतर अच्छी कहानियां निर्मित है, जैसे आकाशदीप, पुरस्कार, शालवती। सामाजिक कथानकों में वैसी चुस्ती कम आ पाई है। इस वर्ग में मधुआ का विधान अवश्य ही पूरा संतोषजनक है, जहाँ रविंद्रनाथ की काबुलीवाला, ये देखिए काबुलीवाला रचना किसकी है? रविंद्रनाथ की। काबुलीवाला को तरह एक बच्चे के साथ एक निगरे वयस्क के चरित्र की जोड़ी बनाकर करुणा की बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति की गई है। प्रसाद की कहानियों में कुल मिलाकर यदि उनका कवि मुखर है तो यह स्वाभाविक है। उनके सहयोगी कहानीकारों में पांडे बेचन शर्मा, उग्र वाचस्पति पाठक और विनोद शंकर व्यास उल्लेखनीय हैं। ये प्रसाद के सहयोगी कहानीकार हैं।
प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों में चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और भगवती चरण वर्मा प्रमुख हैं। इनमें से पहले दो कहानीकारों ने ऐतिहासिक और समकालीन दोनों प्रकार की कथानकें चुनी हैं। भगवती चरण वर्मा की अच्छी कहानियाँ हल्के व्यंग्य में खिलती है, जैसे दो बाके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित। अपने समय की कहानी के विकास से प्रेमचंद पूरी तरह आश्वस्त और संतुष्ट थे। हिंदी गल्प कला का विकास शीर्षक निबंध में यूरोपीय कहानियों के संदर्भ में अपने विषय का विवेचन करते हुए वे लिखते हैं, कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वे इसे माने या ना माने। प्रसाद, कौशिक और जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्रसाद, कौशिक और जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी जी को कुछ कहना ही नहीं है। उनकी जो रचनाएं हैं ये किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती है। किसकी? प्रसाद, कौशिक और जैनेन्द्र की। यहाँ अपने सहयोगी वरिष्ठ कहानीकारों का जैसा आत्मविश्वास के साथ प्रेमचंद ने उल्लेख किया है, वह अपने में बड़ा प्रीतिकर है। व्यंग्य कथाएं इस युग में बेढब बनारसी और अन्नपूर्णानंद ने अच्छी लिखी है। देखिए, व्यंग्य कथाओं के लिए दो नाम, बेढब बनारसी और अन्नपूर्णानंद ने अच्छी लिखी है। व्यंग्य कथाकार के लिए इन्होंने ये किया है। अगला है 12वां जो है नाटक का। इस बात की ओर एक बार फिर ध्यान दिलाना होगा कि आधुनिक साहित्य के आरंभ में नाटक के उदय का विवेचन करते हुए रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन शीर्षक परिच्छेद के अंतर्गत लिखते हैं। ये देखिए, शुक्ल जी का कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है।